हेलो 12th क्लास। नमस्कार बच्चों। हमने योग और अंतर तो सीख लिया ना। स्केलर से गुणा करना और स्केलर से गुणा और अवयवों का योग और अंतर सीखा। आज हम अवयवों का गुणन सीखेंगे। गुणन के लिए एक शर्त होनी बहुत ज़रूरी है जो परिभाषा के रूप में यहाँ पर आपको दी गई है। दो अवयव ए तथा बी का गुणन तभी संभव होता है जब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों के बराबर हो। अर्थात यदि ए की कोटि m क्रॉस n है तो n स्तंभ है ना, इसमें ये रो होगा, ये कॉलम होगा, तो b की कोटि n क्रॉस p होनी चाहिए। जो इसका स्तंभ है वो इसका रो होना चाहिए। तो जैसे ए आई जे कितना m क्रॉस n का है, तो बी आई के, यहाँ आई जे नहीं होगा, बी आई के हमने कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया है ना। तो ये n क्रॉस p, ये कॉलम और ये रो सेम होने चाहिए, तभी इनका गुणन संभव है। तो जब a और b गुणा करेंगे तो जो c आएगा वो c क्या होगा, आयत रो kth कॉलम का होगा, आई के। ये जे आई जे, यहाँ जे के होना चाहिए, आई के नहीं बल्कि जे के। ठीक है, तो जे जे समझ लो कैंसिल हो गया, आई और के, सी आई के। और किस कोटि का होगा, m क्रॉस पी, ये n समझ लो विलुप्त हो गया, m क्रॉस p का ये आएगा। अब एक उदाहरण हम देखते हैं कैसे गुणा करते हैं। एक अवयव लिया 1 माइनस 1 2 0 3 4, ये किसका है, दो रो हैं तो 2 क्रॉस 3, 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। और डी एक अवयव लिया 2 7 माइनस 1 1 5 माइनस 4, 3 क्रॉस 2। तो देखो यहाँ 3 कॉलम्स हैं, यहाँ 3 रोज़, 1 2 3 रोज़ हैं, और ये 2 इसके कॉलम हैं। तो जो हमको नया मिलेगा सी डी का गुणनफल जो भी मिलेगा वो 2 क्रॉस 2 का अवयव मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे गुणा होता है। आप ये पीला निशान देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं। अब हर एलिमेंट का गुणा क्रमशः 1 को 2 से गुणा करेंगे, -1 को -1 से गुणा करेंगे और इस 2 को 5 से गुणा करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये तीनों इन तीनों एलिमेंट से अलग अलग गुणा होंगे। ये नहीं कि 1 से इन तीनों में गुणा कर दिया या -1 से इन तीनों में गुणा कर दिया, ऐसा नहीं है। 1 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, फिर -1 को -1 से गुणा करेंगे, फिर 2 को 5 से गुणा करके तीनों को जोड़ देंगे। देखो लिखा है 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है ना। अब एक निशान तो लगा दिया, दूसरा इसलिए नहीं लगाया, इसी को फिर दूसरे वाले से गुणा करना है। 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये दो आपको एलिमेंट यहाँ मिले। और फिर अभी सेकेंड रो बचा है, इस सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से, जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा किया था वैसे ही सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और फिर इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से गुणा करके यहाँ लिखेंगे। हर एलिमेंट को गुणा करके फिर इसके बाद जोड़ देंगे। ठीक, अगर ये रूल पता है तो गुणा करने और जोड़ने में कोई फ़र्क नहीं। ये तो आपने जो लिखा है, आप 2 1 कम 2 खाली लिख, 1 गुणे 2 ना लिखिए, 2 1 कम 2 लिख दीजिए, माइनस ये +1 लिख दीजिए, 2 पंजे 10 सीधा लिख दीजिए, ज़रूरी थोड़ी ना। और फिर उसके बाद 10 1 11 और 2 13 हो जाएगा। ये 13 डायरेक्ट भी अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कितना लेंदी आप लिखिए। तो 13 -2 17 और -13 ये एलिमेंट आया। पहले रो के प्रत्येक अवयव को पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव से अलग अलग गुणा करके जोड़ना है। पुनः पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के,
प्रत्येक अवयव से गुणा करके जोड़ना है। यही क्रिया दूसरी पंक्ति के साथ भी करनी है। ठीक है, ये तो 2 का था, अभी 3 का भी गुणा करना पड़ सकता है, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब आव्यूह के गुणन की अक्रम विनिमेयता, क्रम विनिमय नहीं होता है, इसको अक्रम विनिमयता कहते, गुणन का। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांकों में, परिमेय संख्याओं में या वास्तविक संख्याओं में a इंटू बी बराबर b इंटू ए, जैसे 5 दूनी 10 बराबर 2 पंजे 10। लेकिन यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन हमेशा ये सत्य नहीं होगा। एक उदाहरण द्वारा देखेंगे कि ए भी परिभाषित हो तो बी ए जरूरी नहीं कि वो परिभाषित हो। ठीक है, पर यदि ए बी भी परिभाषित हो और बी ए भी परिभाषित हो, परिभाषित होने का क्या मतलब है, ये बात हो कि इसका कॉलम इसके रो से मिलता हो, तो इसका मतलब ए इंटू बी परिभाषित है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर ए इंटू बी परिभाषित है और बी इंटू ए भी परिभाषित है, तब भी ए और बी का गुणन जो भी आ रहा है जरूरी नहीं कि बी ए के गुणन के बराबर हो। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। यहाँ पर उदाहरण दिया, इफ़ ए बराबर इतना एंड बी बराबर इतना, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। और अगर उल्टा करेंगे तो यहाँ पर भी बी ए परिभाषित है, देखो बी ए लिखेंगे 3 इंटू 2, इसका कॉलम कितना है 2 और इसका रो कितना है 2, है ना? तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 परिभाषित तो है, लेकिन ए बी और बी ए का मान फ़र्क है। देखो ए बी हम लोगों ने ये निकाला और फिर बी और ए ऐसे लिखा, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये देखो दोनों बराबर हैं। तो हम बी ए जब निकालेंगे तो 3 क्रॉस 3, पहली बात तो कोटि ही फ़र्क हो गई और एलिमेंट तो जाने ही दो। समझ रहे हैं कि नहीं? ये 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट मिला और ये कितना मिला, 3 क्रॉस 3 का, यानी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक, यदि a बराबर 2 क्रॉस 3 तथा b बराबर 3 क्रॉस 1 हो तो 3 और 3 ये बराबर है, इसलिए 2 क्रॉस 1 का एक मिलेगा। तो लेकिन इस स्थिति में बी ए परिभाषित ही नहीं होगा। जरूरी नहीं कि बी ए परिभाषित हो, लेकिन अगर बी ए परिभाषित है भी इस केस में, तो भी ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक, नोट यहाँ एक दिया हुआ है, जब ए तथा बी समान कोटि के विकर्ण आव्यूह हों तो ए बी बराबर बी ए होता है। विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या है, आपको बताया था कि इस विकर्ण के अलावा बाकी सब ज़ीरो हों। ठीक है ना, ए और बी समान कोटि के हों और विकर्ण आव्यूह हों, तब ए बी बी ए के बराबर होता है। ठीक है ना। दूसरा, यदि ए इतना है तो इसे ए डायगनल 1 to 4 लिख सकते हैं। डायगनल मतलब डायगनल मैट्रिक्स, ये डायगनल मैट्रिक्स है ना, तो ए डायगनल 1 to 4 अगर लिखा है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे, दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब डायगनल में 1 to 4 और बाकी सब 0 है। ठीक, अब थर्ड देखिए, यदि ए डायगनल 1 to 4 तथा बी डायगनल 2 3 5 हो तो इनका गुणा इसी डायगनल को ही गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 4 पंजे 20, 2 6 20 होगा। ये शॉर्टकट है, फिर आपको गुणा पूरा नहीं करना पड़ेगा कि रो लीजिए कॉलम से गुणा कर लिए फिर, तो बाकी तो सब ज़ीरो हो जाएंगे, बस खाली रो ये डायगनल वाला ही गुणा बचेगा, बाकी तो सब ज़ीरो हो जाएंगे। इसलिए किया, ये इम्पोर्टेंट नोट है। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं बल्कि नोट है, इसको क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब उदाहरण 15 देखिए, ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 भी, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए इंटू बी आपको निकालना है, तो आपने गुणा करना सीखा ही है। देखो ये गुणा होगा 3 0 से, 0 गुणा होगा 3 से, -1 गुणा होगा 0 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। फिर 0 2 में 0 गुणा होगा 3 से, 2 गुणा होगा 0 से, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ए 0 नहीं है, देखो ए शून्याव्यूह है, नहीं है। बी शून्याव्यूह है, नहीं है। शून्याव्यूह का मतलब हर एलिमेंट 0, लेकिन ए और बी शून्याव्यूह नहीं है, फिर भी
उनका गुणनफल क्या है, शून्यावयव है। तो इसका मतलब यदि दो अवयवों का गुणन शून्य अवयव है तो आवश्यक नहीं कि उनमें से कोई अवयव शून्य हो। हम लोग पढ़ते हैं ना कि दो नंबर्स का गुणनफल, जैसे x y बराबर अगर 0 है तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा, या हो सकता है दोनों ही 0 हों। ऐसा किया है ना। लेकिन अवयव में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर a और b का गुणनफल 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि a या b में कोई भी 0 हो, दोनों ही नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ एग्ज़ाम्पल में हो सकता है आपसे ये एग्ज़ाम्पल पूछ भी लिया जाए कि एक ऐसा उदाहरण दीजिए कि जिसमें a भी 0 ना हो और b भी 0 ना हो, तो भी उनका गुणनफल शून्यावयव हो। तो आप ये देख लीजिए, एक का हम लोगों ने एक पहला कॉलम 0 ले लिया और दूसरे का दूसरा रो 0 ले लिया। एक कॉलम 0, एक रो 0। ठीक है, तो ऐसा जब गुणा करेंगे तो 0 अवयव आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अवयवों के गुणन के गुणधर्म, है ना। क्रम विनिमय तो नियम इसमें नहीं है, अक्रम विनिमयता पढ़ा भी आपने। तो अवयवों के गुणन में क्रम विनिमय गुण तो नहीं है। ठीक, साहचर्य नियम है। साहचर्य नियम क्या होता है आपको सबको पता है, a इंटू बी इंटू सी। तो अगर हम a और b को पहले गुणा करके तब c से गुणा करें, या b और c को पहले गुणा करके तब a से गुणा करें, तो दोनों ही मान क्या होंगे, बराबर होते हैं। गुणन का वितरण नियम आप लोग जैसे पढ़ते हो, a का b प्लस सी पर या b माइनस सी पर वितरण हो सकता है। क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ए सी हो जाएगा। और a प्लस बी, अगर c इधर है तो a और c का गुणा b और c का, इसको सी ए ना लिख देना, ए सी ही लिखा जाएगा। a का c में गुणा और b का c में गुणा। ये क्या है, वितरण नियम। चाहे लेफ़्ट हैंड साइड से राइट में वितरित कीजिए, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में वितरित कीजिए। ठीक है, ये वितरण नियम है। अभी आपने योगात्मक में तत्समक नियम पढ़ा था ना। योगात्मक में तत्समक नियम क्या होता है, शून्य अवयव क्या होगा, तत्समक होता है उसका, क्योंकि शून्य अवयव किसी में जोड़ेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गुणा का तत्समक क्या होता है, वास्तविक संख्याओं में 1 अगर किसी में भी गुणा करें तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो ऐसे अवयव में गुणा का तत्समक क्या है, अवयव में गुणा का तत्समक है डायगनल अवयव, जिसके डायगनल में 1 1 1 हो, इसको तत्समक अवयव कहते हैं ना। जिसके डायगनल में क्या हो, 1 1 1। प्रत्येक वर्ग अवयव a के लिए समान कोटि के एक अवयव i का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि i a बराबर a i या a के बराबर। i a बराबर a i बराबर a। i क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए भी स्क्वायर है, उसी कोटि का आई भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका डायगनल में 1 1 1 है। हमने कोटियों के प्रकार जब बताए, अवयवों के प्रकार जब बताए, उसमें हमने तत्समक अवयव के बारे में आपको बताया है। सारे एलिमेंट 0 हों, केवल डायगनल वाले अवयव 1 1 1 के बराबर हों। अगर डायगनल में 1 2 3 हो और बाकी सब 0 तो उसको क्या कहते हैं, डायगनल अवयव। और अगर डायगनल में 2 2 2 हो, बाकी सब 0 हों, तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर अवयव। पढ़ा है ना, अदिश अवयव। ये तीनों अवयव जरूर पढ़ लीजिएगा, तीनों प्रकार है ना, डायगनल अवयव, स्केलर अवयव और आइडेंटिटी अवयव। ठीक है, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव और तत्समक अवयव। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट लेते हैं हम एक उदाहरण 16। ए है आपका ये, बी ये है, सी ये है। तो देखो ए और बी को जब गुणा करेंगे तो 3 3 बराबर है। बी और सी को गुणा करेंगे तो देखो इसका 2 कॉलम और इसका 2 रो है। तो ए बी सी का गुणन परिभाषित है। तो सबसे पहले देखो ए बी निकाला गया है
डायरेक्ट ये निकाला हमने। आप पेंसिल से अलग से लिख सकते हो। ए बी हम लोगों ने निकाला। देखो इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से अलग अलग गुणा किया। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1, ठीक है ना। इसी तरह 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 4 -4, ठीक। और फिर जब इनको सरल किया तो ये मान आ गया, ठीक। तो a इंटू बी तो आपने निकाल लिया। अब a इंटू बी इंटू सी हम निकालेंगे। यहाँ देखिए a इंटू बी तो ये लिखा जो पीछे निकाला था, और c जो दिया है वो लिखा। तो चूँकि देखो इसका 2 रो और 2 इसका 2 कॉलम और इसका 2 रो दोनों सेम है ना। अब इसमें 3 रोज, ये 3 क्रॉस 2 है, साफ साफ शायद नहीं दिख रहा है, 3 क्रॉस 2, ठीक। अभी जो हमको मिलेगा 3 क्रॉस 4 का आपको मिलेगा। कैसे? 2 और 1 को 1 2 से गुणा किया, 2 1 कम 2, 1 2 के 2, ठीक। फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे स्तंभ इससे गुणा करेंगे, रो और दूसरे कॉलम से। 2 इंटू 2 1 इंटू 0, 2 इंटू 2 4 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया। फिर 2 इंटू 3 1 इंटू -2, ठीक, ये आ गया। फिर 2 और 4 1 का गुणा किया तो ये आ गया। इसी तरह से अब फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, सेकंड रो को फोर्थ कॉलम से, ऐसे अलग अलग गुणा करेंगे। इसे थर्ड रो को भी ऐसे गुणा करेंगे। तो कुल मिला के ये मान आया 3 क्रॉस 4 का एलिमेंट, ये अवयव। अब हमको क्या निकालना है? बी ए इंटू बी इंटू सी निकालना है। तो पहले बी इंटू सी निकालेंगे। बी और सी ये लिखा, ये देखो दोनों सेम है, तो 3 और 4, 3 क्रॉस 4 का ये भी बी इंटू सी भी मिलेगा। देखिए तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे ये गुणा किया, ये आ गया पूरा 3 क्रॉस 4। अब ए इंटू बी इंटू सी, ए क्या था 3 क्रॉस 3 का, और बी इंटू सी क्या था 3 क्रॉस 4। तो अभी फिर 3 क्रॉस 4 कोटि का हमको ये मिलेगा। देखो इन तीनों को इन तीनों से गुणा किया, इन तीनों को इन तीनों से गुणा किया, इन तीनों को इन तीनों से गुणा किया, इन तीनों को इन तीनों से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट है, हर एलिमेंट को अलग अलग गुणा करके जोड़ा गया है। थोड़ी सी इसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ये थोड़ा सा गलत होता है अगर आप सावधान ना रहें। पहले पेंसिल से अलग गुणा करके तब यहाँ लिखें जोड़ के तो भी चलेगा, लेकिन जो पेंसिल से किया है वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने निकाला राइट हैंड साइड, ये निकाला था आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ये है ना। तो ये दोनों देखो बराबर आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ए इंटू बी इंटू सी क्या है, बराबर है, ठीक। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पर। 17 में भी वही चीज़ किया गया है। यहाँ साहचर नियम का परिकलन किया है। देखो ए बी सी ये हैं, ठीक है। हमको ए सी भी निकालना है, बी सी भी निकालना है, और ए और बी को जोड़कर सी से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ए सी निकालना है, ये ए है और ये सी है, बगल बगल लिख लेंगे। देखो गुणा करना है ना, तो 3 इंटू सी और 3 इंटू 1 है, तो 3 क्रॉस 1 का एक आपको मिलेगा। ये निकाला है आपने, इसको इससे गुणा किया, ख़त्म हो गया, एक ही एलिमेंट आएगा। फिर सेकंड रो को से इसके तीनों एलिमेंट से गुणा किया, ये एक ही एलिमेंट आएगा। फिर इस थर्ड रो को एक फर्स्ट कॉलम से गुणा किया, ये 9 12 30 ये आ गया ए सी का मान। फिर बी सी निकालेंगे, बी सी ये भी 3 क्रॉस 1 या 3 रोज 1 कॉलम मिलेगा, कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा आपको, ये भी निकाला। फिर ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ा गया, ये आया, और ए और बी के जोड़ में हमने सी का गुणा किया, तो ये मान आया। और फिर ए सी प्लस बी सी भी निकालने को बोला है, ए सी और बी सी। आपने यहाँ ए सी निकाला था, ये आया था, बी सी निकाला था, ये आया था, और दोनों को जोड़ेंगे तो 9 1 10 12 8 20 और 30 - 2 28 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा ए सी प्लस बी सी, है ना। इसके बराबर भी हो गया। तो इसका मतलब आप ये बता सकते हो कि ए प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस
बी सी, क्योंकि ए सी आप पहले निकाल चुके थे, बी सी भी निकाल। अगर मान लो खाली इतना ही प्रूफ करने को कहा जाता तो भी आपको ये चीज़ें तो निकालनी ही पड़ती। यहाँ तो आपको ये पूछा गया था कि ए सी भी निकालिए, बी सी भी निकालिए, इसका भी मान परक्लेम कीजिए, फिर इसके बाद सत्यापित कीजिए। ये खाली अगर यही पूछा जाता तो भी आपको ए प्लस बी जोड़ के सी से गुणा करना पड़ता, वो अलग निकालते, फिर ए सी का मान निकालते और फिर बी सी का मान निकाल के दोनों को जोड़ते और फिर दिखाते कि ये इसके बराबर है, तो प्रश्न पूरा यही हो जाता। ठीक है ना। आप आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट अब हम आपको फिर बताएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।